आज के वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि जो 3 फार्म एक्ट्स निकाली हैं सरकार ने उनको क्लॉज बाय क्लॉज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप मेरे साथ पेशेंस दिखाइए थोड़ा। लेकिन मैं एक भी क्लॉज मिस नहीं करूंगा, एक एक क्लॉज का एक एक लाइन एक एक वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा इसमें, ताकि लोग समझ सकें कि इन एक्ट्स में क्या लिखा हुआ है। प्रेस की रिपोर्ट पे लोगों की कई सुनी बातों के ऊपर इधर उधर की बातों पर ना जाएं। वो जो एक्ट में लिखा है, जो सरकार ने पास करी है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ें और समझें। तो ये मेरा इसमें इस वीडियो में यही मेरी कोशिश रहेगी कि मैं समझाऊं। और हो सकता है कि मैं कुछ वर्ड्स की हिंदी नहीं जानता हूं, कुछ वर्ड्स को मैं ठीक से समझा नहीं पाया हूं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करी है। और अगर इसमें आपको कुछ कमेंट्स देने हैं, कोई चीज़ और क्लैरिफाई करनी है, तो मुझे कमेंट्स में डालिएगा नीचे। मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसके ऊपर और रिसर्च करके और पता करके आपको वापस उसका जवाब दूँ। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, समझने के लिए कि सरकार ने कौन से एक्ट पास करे हैं और उनका क्या मतलब है। धन्यवाद। आज मैं आपसे उन 3 लॉज के बारे में बात करूंगा जो कि हमारे सरकार ने पास करी है। ये लॉ पास तो सितंबर में करी हैं, मतलब नोटिफाई सितंबर में करी हैं, लेकिन ऑर्डिनेंस पहले ही जून में निकल चुका था। तो इस अफेक्टिव डेट सबकी जून है। आप देखें, आप ये 27 सितंबर को ये लॉ नोटिफाई करी गई है 2020 में। और ये अफेक्टिव डेट इसकी यहाँ बताएगा नीचे, यहाँ पे देखिए, इट शैल बी डीम टू हैव कम टू फोर्स ऑन 5 जून, मतलब कि 5 जून से इसको इफेक्टिव माना जाएगा। ये एक्ट का नाम लिखा हुआ है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। तो ये एक्ट है। इसमें अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है जो कि नॉर्मली हर एक्ट के हमेशा सेकेंड पार्ट में दी जाती हैं। APMC यार्ड, कमेटी यार्ड, APMC की डेफिनेशन जबकि सबको पता है, कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है जो कि कंपनी एक्ट में दी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म का डेफिनेशन दिया हुआ है। फार्म सर्विसेज का दिया हुआ है डेफिनेशन, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सीड, फीड, फॉडर, एग्रोकेमिकल्स, मशीनरी, एडवाइस, नॉन केमिकल एग्रो इनपुट्स। नॉर्मली क्या होता है कि जो फार्मिंग का जो प्रक्रिया होती है, जैसे आपने कुछ उगाया अपने खेत में, वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन उसके अलावा कोई भी और उसके बाद जो भी कुछ एक्टिविटी होती है, मार्केट की एक्टिविटी, वो टैक्सेबल होती है। तो इसलिए फार्म सर्विसेज भी यहाँ पे डिफाइन कर गया कि सर्विसेज क्या मानी जाएंगी। हो सकता है कि इसका आगे टैक्स या नॉन टैक्स से कुछ उसका ताल्लुकात हो। फार्मर का मतलब दिया हुआ है, फार्मर सबको पता है, मीन्स एन इंडिविजुअल एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस बाय सेल्फ हायर्ड लेबर, मतलब क्या तो खुद बना रहा है, कुछ उगा रहा है, या किसी हायर्ड लेबर के से वो उगा रहा है। एंड इंक्लूड्स अ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे जो जोग्राफिकल इंडिकेशन होते हैं, जैसे आप बात करेंगे अल्फांसो आम या रत्नागिरी आम, या तरह तरह के जो वैरायटी हैं, जैसे कि गोल्डन डिलीशियस एप्पल आता है, तो ये एक किसी लोकेशन से, जोग्राफी से इनका ताल्लुकात होता है। और हमेशा इसका ओनर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, वहाँ की लोकल ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल नहीं होता। मतलब रत्नागिरी का वर्ड वही यूज़ कर सकते हैं जो कि रत्नागिरी के जो वहाँ के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके जो मेंबर्स होंगे, और कोई उसको वर्ड यूज़ नहीं कर सकता। इस तरह से उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन एसोसिएशन और ग्रुप ऑफ फार्मर्स बाय वट एवर नेम कॉल्ड, रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ एंड प्रमोटेड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये फार्मिंग एग्रीमेंट, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। फार्मिंग एग्रीमेंट, ये पूरी की पूरी लॉ एक एग्रीमेंट के बारे में लिखी गई है, जो कि एक फार्मर या फार्मर एसोसिएशन और एक बायर, यानी कि प्राइवेट बायर के बीच में हो सकती है। तो फार्मिंग एग्रीमेंट मीन्स अ रिटन एग्रीमेंट, लिखित एग्रीमेंट, एंटर्ड इनटू बिटवीन अ फार्मर एंड अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर यहाँ वर्ड यूज़ करा गया है बायर को, और स्पॉन्सर क्यों यूज़ करा गया ये भी आपको समझाऊंगा अभी। और अ फार्मर, अ स्पॉन्सर एंड एनी थर्ड पार्टी, उसमें थर्ड पार्टी को भी एग्रीमेंट में डाल सकते हैं बीच में। प्रायर टू द प्रोडक्शन और रेयरिंग ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस, मतलब ये उससे आपका जो अनाज उगा उसके पहले एग्रीमेंट होना चाहिए। तो प्रायर टू द प्रोडक्शन और रेयरिंग ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस ऑफ अ प्रीडिटरमिन्ड क्वालिटी, मतलब एक क्वालिटी डिफाइन करी जाएगी कि हमने फलाना चीज़ उगानी है तो उसकी ये क्वालिटी होनी चाहिए। इन विच द स्पॉन्सर एग्रीज टू परचेज द फार्मिंग प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर एंड टू प्रोवाइड फार्म सर्विसेज, यानी कि वो स्पॉन्सर जो है वो एग्री करेगा परचेज करने के लिए वो प्रोड्यूस, और अपनी सर्विसेज देगा, कुछ सर्विसेज देगा। क्या सर्विसेज देगा वो समझाया जाएगा आगे। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, द टर्म फार्मिंग एग्रीमेंट में इंक्लूड ट्रेड एंड कॉमर्स एग्रीमेंट, हो सकता है कि वो सिर्फ ट्रेड के बारे में हो। प्रोडक्शन एग्रीमेंट, हो सकता है वो प्रोडक्शन के बारे में हो। सच अदर एग्रीमेंट्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीमेंट्स स्पेसिफाइड अबव, या उसके कॉम्बिनेशन हो सकती है। फार्मिंग प्रोड्यूस
का जो डेफिनेशन दिया हुआ यहाँ पे है फूड स्टफ इंक्लूडिंग एडिबल ऑयल्स, ऑयल सीड्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ सीरियल्स लाइक व्हीट, राइस, coarse grain, pulses, vegetables, fruits, nuts, spices, sugarcane and products of poultry, piggery, goatery, fishery, dairy, etc. तो इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ ऐसी गुड्स नहीं हैं जो कि पेरिशेबल होती हैं। आपको पता है कि ऑयल सीड्स, ऑयल्स, सीरियल्स, वीट, इनकी बहुत लंबी लाइफ होती है। ग्रेन्स, पल्सेज, इनकी बहुत लंबी लाइफ होती है। इसमें वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हैं सिर्फ वही हैं जो कि पेरिशेबल है। बाकी नट्स, स्पाइसेस, शुगर केन, ये ज़्यादातर बहुत लंबी लाइफ की चीज़ें हैं। बिकॉज कुछ लोगों ने कहा था दिस इज़ ओनली फॉर पेरिशेबल गुड्स, ऐसा नहीं है, दिस इज फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फार्म प्रोड्यूस गुड्स। फिर है कैटल फॉडर, इसमें जो फार्मिंग प्रोड्यूस का जो डेफिनेशन है उसमें कैटल फॉडर भी आता है, चारा, इंक्लूडिंग ऑयल केक्स एंड अदर कॉन्सेंट्रेट्स, रॉ कॉटन वेदर गिंड और अनगिंड, कॉटन सीड एंड रॉ जूट, ये सब इसमें डेफिनेशन में आ गया फार्म प्रोड्यूस के। नेक्स्ट है फर्म। फर्म मीन्स अ फर्म एज डिफाइंड इन सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर जो स्पॉन्सर है हो सकता है वो कंपनी ना हो तो फर्म भी हो सकती है। फर्म की डेफिनेशन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में दी हुई है, कंपनीज एक्ट में नहीं दी हुई। तो उन्होंने बता रखा है कि फर्म वही है जो कि पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। फोर्स मेजर आपको पता है वो तब होता है कि बाढ़ आ गई या सूखा पड़ गया या कुछ वेदर की खराबी हो गई, जैसे कि कोई और प्रॉब्लम हो गई, अर्थक्वेक हो गई, तो उस केस में फोर्स मेजर क्लॉज लग जाती है। दैट मीन्स कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऊपर वाले का हाथ था तो उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, एक्ट में दिया गया है आगे जाके। नोटिफिकेशन मीन्स नोटिफिकेशन पब्लिश बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट एज द केस में भी। तो ये बताया नोटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है। पर्सन की डेफिनेशन हमारे लॉ में दी हुई है। पर्सन को हम सिर्फ इंसान को नहीं समझते हैं। एक इंसान जो होता है वो नेचुरल पर्सन होता है, जो आर्टिफिशियल पर्सन होता है वो एक कंपनी भी उसको भी पर्सन बोला जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी पर्सन बोला जाता है, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी पर्सन बोला जाता है। तो यहाँ जो हमारे लॉ में डेफिनेशन है पर्सन की वो दोबारा रिपीट की हुई है कि एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है, एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी कुछ भी हो सकती है। मतलब पर्सन का जो डेफिनेशन हमारे कानूनों में दिया हुआ है वही रिपीट किया हुआ है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल मेड अंडर दिस एक्ट। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी जब एक्ट पास होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल जो होती है वो रूल बनाने के लिए छोड़ दी जाती है, बिकॉज जो स्पेसिफिक डिटेल्स होती हैं वो एक्ट में डालेंगे तो हर बार अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो रूल्स के लिए अलग प्रोविजन छोड़ देते हैं कि अगर जो सरकार चाहे, लोकल सरकार हो या स्टेट सरकार हो, वो रूल बना सकती है उस एक्ट के अंदर, लेकिन पावर उसकी एक्ट से दी जाती है कि रूल बनाने की पावर। तो इसमें दिया हुआ है कि अगर प्रिस्क्राइब्ड वर्ड यूज़ करेंगे तो मतलब वो रूल से निकलेगा, वो एक्ट से नहीं निकलेगा। फिर एग्जाम्पल में देता हूँ कि अगर मान लो उसमें कहीं लिखा हो कि जो प्राइस है राइस का वो सेट कर लेंगे और उसका एक रूल बना दिया जाएगा, रूल बुक में दिया जाएगा, तो वो रूल में दिया हुआ, एक्ट में नहीं लिखेंगे, नहीं तो एक्ट को हर एक महीने में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी नोटिफाइड एज सच बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ये आगे जाकर देखेंगे आप पावर दी है कि एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी बना सकती है, वो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बना सकती है, जहाँ पे कि ये जो भी एग्रीमेंट बनी जाएगी एक फार्मर और एक स्पॉन्सर के बीच में, वो वहाँ पे वो एग्रीमेंट रजिस्टर होगी ताकि सरकार को पता हो कि क्या एग्रीमेंट हुई है, बाद में मतलब कोई मुकर ना सके। फिर स्पॉन्सर मीन्स अ पर्सन हु हैज़ एंटर्ड इनटू अ फार्मिंग एग्रीमेंट विद द फार्मर टू परचेज द फार्मिंग प्रोड्यूस एंड स्टेट इंक्लूड्स द यूनियन टेरिटरी। मतलब स्टेट की डेफिनेशन में हमको पता है भारत में स्टेट्स भी हैं, यूनियन टेरिटरीज में, तो यूनियन टेरिटरी को भी स्टेट ही माना जाएगा इस लॉ के हिसाब से। वैसे हर एक लॉ में स्टैंडर्ड होता है जो ये लिखा हुआ है। अब आते हैं हम चैप्टर 2 में, जिसमें कि फार्मिंग एग्रीमेंट के बारे में पूरी डेफिनेशन दे रखी है। इसमें क्या दिया हुआ है, अ फार्मर में एंटर इनटू रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट। इसमें ध्यान दिया जाए रिटन की बात हो रही है, मतलब ये मौखिक नहीं, ओरल नहीं है, लिखित एग्रीमेंट होगी। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस एंड सच एग्रीमेंट में प्रोवाइड फॉर द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सप्लाई ऑफ सच प्रोड्यूस। मतलब कि क्या टर्म्स होंगी जिसके अंडर वो जो खेत का सामान है, मतलब जो अनाज निकलेगा, वो किस हिसाब से सप्लाई किया जाएगा, इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ द सप्लाई, मतलब किस महीने दिया जाएगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ग्रेड क्या होगी, स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, और प्राइस एंड सच अदर मैटर्स। मतलब और भी उसमें कुछ लिखना चाहें तो एग्रीमेंट में लिख सकते हैं, तो सारी चीज़ें कवर्ड होंगी उसके अंदर। द टर्म्स रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ फार्म एग्रीमेंट्स क्या क्या होंगी, प्रोवाइडेड दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कंप्लायंस ऑफ एनी लीगल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग सच फार्म सर्विसेज शैल बी विद द स्पॉन्सर और द फार्म सर्विसेज प्रोवाइडर एज द केस में भी। मतलब कि अगर उसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट है और उसकी जो कंप्लायंस करनी ज़रूरी है, तो वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पॉन्सर की होगी, फार्मर की नहीं होगी, और द फार्म सर्विसेज प्रोवाइडर, राइट, एज द केस में भी। मतलब फार्मर की नहीं होगी, फार्म सर्विस प्रोवाइडर की होगी या स्पॉन्सर की होगी, मतलब फार्मर की नहीं होगी। नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय अ फार्मर अंडर दिस सेक्शन इन डेरोगेशन ऑफ एनी राइट्स ऑफ
शेयर क्रॉपर, मतलब वहाँ पे जो शेयर क्रॉपर होता है, शेयर क्रॉपर मतलब क्या, उसका वर्ड मुझे हिंदी में याद नहीं आ रहा, तो उसके फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड, नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू बाय अ फार्मर अंडर दिस सेक्शन इन डेरोगेशन, मतलब उसके जो शेयर क्रॉपर के जो राइट्स हैं, उसके जो हक हैं, उसके डेरोगेशन में, उसके विपरीत कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाई जा सकती। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सबसेक्शन, द टर्म शेयर क्रॉपर मीन्स अ टिलर और ऑक्यूपायर ऑफ अ फार्म, मतलब क्या होता है, वो फार्म का ओनर नहीं है, लेकिन उसने टू यूज़ अ क्रूड वर्ड भाड़े पे फार्म लिया हुआ है, और भाड़े पे फार्म लेके वो बना रहा है, तो उसके अगेंस्ट कोई ऐसा आप उसके डेरोगेशन में, मतलब उसके राइट्स को इन्फ्रिंज करता हुआ कोई आप ऐसा एग्रीमेंट नहीं बना सकते हो। ओके, देन द मिनिमम पीरियड ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी फॉर वन क्रॉप सीजन, जैसे मान लीजिए गेहूँ है तो एक क्रॉप सीजन का एक एग्रीमेंट होगा, और वन प्रोडक्शन साइकिल, जैसे मान लीजिए ऑफ लाइव स्टॉक का ज़्यादा होता है, जैसे मान लीजिए चिकन हुआ या भेड़ बकरी हुआ, तो उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है, तो वो भी आप उसका भी एक पूरा एक प्रोडक्शन साइकिल का एक एग्रीमेंट बन सकता है, और मैक्सिमम 5 साल का एग्रीमेंट बनेगा, राइट। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द प्रोडक्शन साइकिल ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस इज लॉन्गर देन 5 years, अगर 5 साल से ज़्यादा है, द मैक्सिमम पीरियड ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट may be mutually decided by the farmer and sponsor and explicitly mentioned, अगर 5 साल से ज़्यादा है तो वो क्लियरली डिसाइड होगा दोनों के बीच में, फार्मर के और स्पॉन्सर के बीच में, और क्लियरली लिखा होगा एग्रीमेंट के अंदर, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, वो लिखा जाएगा वहाँ पे। फॉर पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग फार्मर्स टू एंटर इनटू रिटन फार्मिंग एग्रीमेंट्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू नेसेसरी गाइडलाइंस अलॉन्ग विद द मॉडल फार्मिंग एग्रीमेंट्स इन सच मैनर एज इट डीम्स फिट, मतलब क्या है कि जो एग्रीमेंट बनाई जाएगी उसका एक फॉर्मेट हो सकता है, चाहे अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर ज़रूरत लगे उसको तो निकाल सकती है, जिसे वो मॉडल एग्रीमेंट कहते हैं, कि इसमें ये क्लॉज तो होनी चाहिए, ऐसे मॉडल एग्रीमेंट एक सरकार निकाल सकती है कि जो भी एग्रीमेंट बने इस गाइडलाइन पे बने, मतलब उसमें कौन से क्लॉज होंगे, क्या क्या लिखा जाएगा, तो ये ऐसे गाइडलाइन सरकार चाहेगी तो बना सकती है, ये इसमें लिखा है, फिर सबको फॉलो करना पड़ेगा। नाउ लेट्स कम टू क्लॉज नंबर 4, द पार्टीज एंटर्ड इनटू अ फार्मिंग एग्रीमेंट में आइडेंटिफाई एंड रिक्वायर एज कंडीशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट कंप्लायंस विथ म्यूचुअली एक्सेप्टेबल क्वालिटी, ग्रेड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ अ फार्मिंग प्रोड्यूस, मतलब जो दोनों पार्टियां जो एग्रीमेंट में जा रही हैं, में आइडेंटिफाई एंड रिक्वायर एज अ कंडीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सच एग्रीमेंट, मतलब पहले से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अगर हमारा इस क्वालिटी का या इस ग्रेड का या स्टैंडर्ड का प्रोड्यूस होगा तभी एक्सेप्टेबल होगा। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 1, मतलब इस वाले सबसेक्शन के लिए, द पार्टीज में अडॉप्ट द क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स विच आर कंपैटिबल विथ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, एग्रो क्लाइमेट एंड सच फैक्टर्स, मतलब आपको मालूम है कि अगर मान लीजिए आप सेब उगा रहे हैं और दिल्ली में उगा रहे हैं, आपको पता है कि वो वैसा सेब नहीं उग सकता जो कि शिमला में उगता है, तो ऑब्वियसली आप उसको एग्रीमेंट में नहीं लिखेंगे कि हम उस क्वालिटी का सेब आपको दे सकते हैं, तो आपको पता है कि आप अपने एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस और एग्रो क्लाइमेट को देख कर ये एग्रीमेंट बनाएंगे। फॉर्मुलेटेड बाय एनी एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी एजेंसी ऑथराइज बाय सच गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस, मतलब हमने जो क्वालिटी वगैरह है वो अगर किसी गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने, तो उसको हम उसमें एग्रीमेंट में डालेंगे। एंड एक्सप्लिसिटली मेंशन सच क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड्स इन द फार्मिंग एग्रीमेंट, मतलब उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा, ये नहीं बोलेंगे कि हमें 10 क्विंटल सेब चाहिए, कौन सी क्वालिटी का, कौन से ग्रेड का, कौन से स्टैंडर्ड का वो सेब रहेगा, वो सब उसमें क्लियरली लिखा जाएगा ताकि कल डिस्प्यूट ना हो पाए। द क्वालिटी, ग्रेड एंड स्टैंडर्ड ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू, अगर पेस्टिसाइड रेजिड्यू अलाउड है तो कितना अलाउड होगा, कैसा अलाउड होगा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अगर कोई हैं, गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस अगर कोई हैं, एंड लेबर एंड सोशल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स, मतलब उसमें अगर दिया जाएगा कि एक लेबर है दिन में इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगी, उसको ये इक्विपमेंट दिया जाएगा काम करने के लिए, ये सेफ्टी दी जाएगी, अगर ऐसा मौसम है जैसे बारिश है, तूफान है तो काम नहीं करने देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो वेरियस लेबर लॉज हैं, जो सोशल डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स हैं, वो फॉलो करे जाएंगे। द पार्टीज एंटर्ड इनटू अ फार्मिंग एग्रीमेंट में रिक्वायर एज कंडीशन दैट सच mutually acceptable quality, grade and standard shall be monitored and certified during the process of cultivation or rearing or at the time of delivery by the third party qualifiers as to ensure impartiality, मतलब अगर ये जो तुमने जो भी ये स्टैंडर्ड लिखे हैं ये तुमने मेंटेन करे हैं कि नहीं करे हैं, ये फार्मर या स्पॉन्सर डिसाइड नहीं करेगा या उनका एजेंट डिसाइड नहीं करेगा, एक थर्ड पार्टी, दैट मीन जैसे कि आज के ज़माने में भी देयर आर मेनी एजेंसी जो कि सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस एजेंसीज होती हैं, जैसे TUV है, जैसे बहुत सारे हैं, ISI वगैरह हैं, तो उसमें वो जाके चेक करते हैं कि आपकी क्वालिटी खरी उतर रही कि नहीं उतर रही। तो ये भी अगर कुछ सर्टिफिकेशन होगी, ना ये फार्मर करेगा ना ये स्पॉन्सर करेगा, एक थर्ड पार्टी से जो फिक्स्ड होती हैं, गवर्नमेंट की होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, बहुत बड़ी कंपनियां होती हैं,
वो सर्टिफाई करेंगे कि ये स्टैंडर्ड मेंटेन करे थे, कैसे करे थे, क्या करे थे। अगले क्लॉज पे आते हैं। अगला क्लॉज है द प्राइस टू बी पेड फॉर द परचेज ऑफ अ फार्मिंग प्रोड्यूस मे बी डिटर्मिन्ड एंड मेंशन्ड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट इटसेल्फ। जो प्राइस पे किया जाएगा वो फार्मिंग एग्रीमेंट में ही लिखा जाएगा, कहीं अलग से नहीं लिखा जाएगा। एंड इन केस सच प्राइस इज सब्जेक्ट टू वेरिएशन देन सच एग्रीमेंट शैल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर। मतलब अगर उसमें प्राइस में वेरिएशन हो सकता है, मान लीजिए उसमें आपने लिखा है कि हाँ जैसे मान लीजिए आज मूली का भाव 10 रुपये किलो है, ठीक है, जो फार्मर को मिलता है, लेकिन आपको जो MSP है, लेकिन आपको पता है कि जब तक मेरा मूल्य तैयार होगी हो सकता है कि 20 रुपये हो जाए, हो सकता है कि 25, आपको पक्का नहीं पता। तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं, ए गारंटीड प्राइस टू बी पेड फॉर सच प्रोड्यूस। मतलब कि जो एग्रीमेंट में फार्मर लिखवाएगा उससे कि गारंटीड प्राइस इतना तो आपको देना ही देना पड़ेगा अगर आपने हमसे प्रोड्यूस खरीदना है। वो प्राइस MSP होगा, MSP से ज़्यादा होगा, जो भी होगा वो आपकी मर्जी है, फार्मर की मर्जी है। आपको नहीं मंजूर है तो आप एग्रीमेंट नहीं बनाएंगे। आपको पता है कि MSP कितना, तो MSP से नीचे नहीं बनाएंगे। अ क्लियर प्राइस रेफरेंस फॉर एनी एडिशनल अमाउंट ओवर एंड अबव द गारंटीड प्राइस इंक्लूडिंग बोनस और प्रीमियम। अगर आपने बोला है कि 20, आपको पता है कि 20 रुपये एग्रीमेंट में लिख दिया है, लेकिन हो सकता है कि MSP ही 20 रुपये हो जाए या 20 रुपये के आसपास हो जाए, तो फिर मुझे कम प्राइस क्यों मिले। तो आप उसमें कुछ एक फार्मूला डाल सकते हैं कि या तो 20 रुपये या MSP से 1.5 गुना या फलाना फलाना। तो आप इसमें टू एंश्योर बेस्ट वैल्यू टू द फार्मर एंड सच प्राइस रेफरेंस में बी लिंक्ड टू द प्रिवेलिंग प्राइसेस इन द APMC यार्ड। मतलब जो APMC का यार्ड है उसके प्राइस से आप कुछ फॉर्मूला डाल सकते हैं कि APMC में जो प्राइस होगा वो APMC के मार्केट में, मतलब कि जो मंडी में प्राइस होगा उससे आप कुछ रेशो बना के डाल सकते हैं कि उससे 1.5 गुना, 10 गुना, 20% ज़्यादा, 15% ज़्यादा, कुछ भी आप उसमें लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एंड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म और एनी अदर सूटेबल बेंचमार्क। या आप बोल सकते हैं कि जो कंट्री के अंदर कोई जो मार्केट इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बन रहा है उसमें जो प्राइस होगा उससे इतना ज़्यादा होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो आप एक रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको या तो आप हमसे 20 रुपये देंगे या जो मार्केट प्राइस होगा, जो मंडी का प्राइस होगा उससे 10% ज़्यादा, 20% ज़्यादा, ऐसे मेंशन कर सकते हैं। दैट मीन्स आपको कुछ प्राइस फिक्स हो गया, ऐसे नहीं है कि आप उसको ज़्यादा नहीं मिलेगा कल प्राइस बढ़ गया तो। प्रोवाइडेड दैट द मेथड ऑफ डिटर्मिंग सच प्राइस और गारंटीड प्राइस और एडिशनल अमाउंट शैल बी अनेक्स्ड टू द फार्मिंग एग्रीमेंट। लेकिन ये जो भी एक क्लॉज है ये आपको फार्मिंग एग्रीमेंट में ही लगानी होगी, ये नहीं कि अलग से आपने कहीं बात कर लिया, ये एग्रीमेंट का ही पार्ट होना चाहिए, उससे एनेक्चर में लगा सकते हैं आप। Where under a farming agreement the delivery of any farming produce is to be taken by the sponsor at the farm gate, he shall take such delivery within the agreed time। अगर आपने लिखा हुआ है कि जो प्रोड्यूस है वो खेत के गेट तक ही हम देंगे, वहाँ से स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उसको जो भी टाइम आपने स्पेसिफाई करा है एग्रीमेंट उसी टाइम पे लेना पड़ेगा वहाँ से माल अपना। एंड इफ इट इज अफेक्टेड बाय द फार्मर दैट मीन्स दैट अगर फार्मर ने बोला कि मैं डिलीवर करूंगा, इट शैल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर टू एंश्योर दैट ऑल प्रिपरेशंस फॉर द टाइमली एक्सेप्टेंस ऑफ सच डिलीवरी हैज़ बीन मेड। अगर फार्मर ने कमिट किया कि मैं आपके पास माल पहुंचाऊंगा, तो स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारा का सारा अरेंजमेंट कर ले कि माल को रिसीव करने का। वो ये ना बोले कि जब आपका माल लेके पहुंचे फार्मर कि हमारा तो गोडाउन खाली नहीं है, हमारा तो गेट की चाबी नहीं है, या हमारा तो भी पुराना माल ही पड़ा हुआ है, ऐसा वो नहीं कर सकता है। जब वो फार्मर पहुंचेगा उसके पास तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए सारे के सारे अरेंजमेंट करना स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द स्पॉन्सर में बिफोर एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ द फार्मिंग प्रोड्यूस इंस्पेक्ट द क्वालिटी और एनी अदर फीचर ऑफ सच प्रोड्यूस एज स्पेसिफाइड इन द फार्मिंग एग्रीमेंट, अदरवाइज ही शैल बी डीम्ड टू हैव इंस्पेक्टेड द प्रोड्यूस एंड शैल हैव नो राइट टू रिट्रैक्ट। मतलब कि अगर फार्मर लेके पहुंच गया सामान वहाँ पे और वो जो वहाँ पर निकलने से पहले उसको इंस्पेक्ट करना, देखना, उसकी क्वालिटी चेक करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्पॉन्सर। और अगर स्पॉन्सर ने नहीं चेक करा है और बिना चेक करे उसने बोल दिया हम माल भेज दो और फार्मर लेके माल पहुंच गया है, अब वहाँ माल पहुंचने के बाद उसके गेट पे वो ये नहीं बोल सकता कि इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, उसको लेना पड़ेगा माल, क्योंकि उसकी क्वालिटी चेक करनी थी तो फार्म में चेक करनी थी, उसको अपने घर पर पहुँचने के बाद चेक नहीं करेगा वो। तो इससे ज़्यादा क्या अच्छा हो सकता है फार्मर के लिए, कितना प्रोटेक्ट करा हुआ है फार्मर को। द स्पॉन्सर शैल where the farming agreement relates to seed production make payment of not less than 2/3 of the agreement amount at the time of delivery and the remaining amount after due certification but not later than 30 days। अगर सीड की बात हो रही है वो उसको सीड मिलते ही 2/3 पैसे, 2/3 पैसे उसको देने पड़ेंगे और बाकी के पैसे वो विदिन 1 मंथ 30 डेज के अंदर उसको देने होंगे पैसे। इन अदर केसेस जहाँ पे सीड की बात नहीं हो रही है, मेक पेमेंट ऑफ एग्रीड अमाउंट एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग द डिलीवरी ऑफ फार्मिंग प्रोड्यूस एंड इशू अ रिसीट स्लिप विद डिटेल्स। और बाकी केसेस में पूरे के पूरे पैसे उसको
देने होंगे जब वो सामान ले रहा है। मतलब कि उसको ये नहीं कि मैं कल दे दूंगा परसों दे दूंगा। जो आज एपीएमसी में होता है कि आपने माल पहुंचा दिया, उसके बाद जो एपीएमसी में जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि हाँ पैसे पहुंच जाएंगे, देख लेंगे, whatever. That's what I've heard. The state government will prescribe the mode and manner in which the payment shall be made to the farmer under subsection 3. अब ये पेमेंट कैसे देनी है फार्मर को, ये स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर हाथ खींच लिया है कि हम डिसाइड नहीं करेंगे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र वाले डिसाइड करें, पंजाब में पंजाब वाली सरकार डिसाइड करे, यूपी में यूपी सरकार डिसाइड करे कि जो पेमेंट दी जाएगी वो किस तरह से दी जाएगी, मतलब उसका क्या तरीका होगा पेमेंट करने का। अब हम आते हैं सेक्शन 7 पे। वेयर अ फार्मिंग एग्रीमेंट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फार्मिंग प्रोड्यूस अंडर दिस एक्ट, such produce shall be exempt from the application of any state act by whatever name called established for the purpose of regulation of sale and purchase of such farming produce. मतलब यहाँ ये लिखा है कि जो भी आपको पता होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि किस चीज़ पे लॉ स्टेट बना सकती है, किस चीज़ पे लॉ सेंटर बना सकती है और किस चीज़ पे लॉ दोनों बना सकती हैं। लेकिन उस पर एक और चीज़ लिखी कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर किसी भी चीज़ पे सेंटर की लॉ बनाएगी तो और उसमें स्टेट को भी राइट हो, सेंटर को भी राइट हो, तो जो स्टेट की लॉ है वो नहीं मानी जाएगी, सेंटर की लॉ मानी जाएगी। और सेंटर के पास ये हक है कि किसी भी मैटर के ऊपर एक ऐसी, जिसे हम रेजिडुअरी पावर बोलते हैं, कि किसी भी मैटर के ऊपर ऐसी लॉ बना सकती है जिसमें कि स्टेट को उसको पावर नहीं होगा एक्ट बनाने, उसको कुछ लॉ बनाने का। तो ये उसमें रिपीट करा हुआ है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, मतलब ये रेफरेंस दिया है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, बिकॉज जो तीसरा एक्ट निकाला है इन्होंने उसमें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को भी मॉडिफाई किया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा इसके थोड़ी देर बाद। एक एक एक्ट करके चलेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 or in any control order issued thereunder or in any other law for the time being in force, any obligation related to stock limit shall not be applicable to such quantities of farming produce as are produced under a farming agreement entered into in accordance with the provision of the act. पहले क्या होता था कि एक एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में एक सीलिंग लगा रखी थी कि इससे ज़्यादा सामान कोई नहीं रख सकता। एक मतलब बेसिकली होर्डिंग को रोकने के लिए, जैसे जमाखोरी को रोकने के लिए एक उसमें क्लॉज हुआ करती थी कि इससे ज़्यादा नहीं रखेगा कोई। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए अगर कोई प्राइवेट बायर है, मान लीजिए अमेजॉन है, मान लीजिए बिग बाज़ार है, मान लीजिए रिलायंस है, मान लीजिए और भी कोई बड़ी बड़ी कंपनी आके मान लीजिए जिनसे एग्रीमेंट करते हैं फार्मर, तो वो तो हज़ारों फार्मर से खरीदेगा। जैसे मान लीजिए वो एप्पल अगर खरीदना चाहते हैं तो हो सकता है कि हज़ारों फार्मर से खरीदे हों, तो उनके पास वो हज़ारों टन या मे बी लाखों टन एप्पल पहुँच जाएगा। तो अब वो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट का जो प्रोविज़न है कि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, वो तो क्रॉस कर जाएंगे। तो अगर वो सामान खरीद ही नहीं पाएंगे फार्मर से, तो फिर फ़ायदा क्या होगा सारे एक्ट बनाने का। तो इसलिए इसको हटाया गया, लिमिट हटाई गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो लिमिट है ये सामान रखने की, ये ना ही सिर्फ स्पॉन्सर से हटाई गई है, ट्रेडर से हटाई गई है, ये फार्मर से भी हटाई गई है और फार्मर के एजेंट से भी हटाई गई है। दैट मीन्स कि अगर फार्मर को लगता है कि अगले महीने प्राइस बढ़ेंगे और मेरे पास समय है, मेरे पास कुछ और मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं कहीं ना कहीं से गोडाउन एक हायर कर सकता हूँ या अपने पास ही मेरे पास इतनी जगह है कि मैं अपना सामान यहाँ पर रख सकता हूँ, एक महीने तक वेट कर सकता हूँ, तो वो चाहे तो कर सकता है। उस पर कोई लॉ नहीं एप्लीकेबल होगी कि आप सामान नहीं रख सकते हो। जबकि पहले ऐसे होता था। पहले क्या होता था, जैसे ही फार्मर का सामान पूरा तैयार हुआ, उसने उसकी हार्वेस्टिंग करी, तो उसको बेचना ही पड़ता था मंडी जाके, और मंडी में भी उसी मंडी जा सकता था जो लोकल मंडी थी, और किसी मंडी में नहीं जा सकता था, और उसी प्राइस से बेच सकता था जो उस मंडी में जो एमएसपी प्राइस है उससे उसके वही प्राइस मिलता था। एमएसपी के ऊपर कभी मिलता नहीं था, बिकॉज कार्टेल बन चुका था लोगों का बहुत सारा। एमएसपी, जबकि एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब मिनिमम, उससे कम नहीं है। लेकिन एक्चुअली क्या होता था, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलता था, उतना ही मिलता था। बहुत केसेस में सुनने को आया है कि उतना भी नहीं मिलता था, बिकॉज लोग उस पर साइन करा लेते थे, अंगूठा लगवा लेते थे किसान का कि हाँ इतना प्राइस, इतना पैसा हमें मिल गया है, जबकि उतना देते नहीं थे। तो क्योंकि उनकी मोनोपोली थी, बिकॉज फार्मर कहीं और नहीं जा सकता। अब उसके पास टोटल छूट है, इस मंडी में नहीं, उस मंडी में बेचे, उस मंडी में नहीं, उस मंडी में बेचे, और मंडी में किसी मंडी में बेचना ही नहीं है उसको, तो प्राइवेट वाले को बेचे, उसकी मर्जी, इट्स हिज चॉइस। इट इज़ नॉट दैट कि जैसे कि हमारे बैंकिंग सेक्टर था पहले सिर्फ गवर्नमेंट बैंक्स थे, फिर प्राइवेट आए बीच में, तो लोगों ने कहा प्राइवेट आएंगे तो सरकारी बैंक का क्या होगा। आप देखेंगे आज भी सरकारी बैंक भी चल रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, सिंडिकेट बैंक है, कैनरा बैंक है, बहुत सारे सरकारी बैंक हैं, पंजाब नेशनल बैंक है, सब चल रहे हैं, और प्राइवेट भी चल रहे हैं। लेकिन क्या है कि अब सरकारी बैंक भी है, इट इज़ मोर एफिशिएंट, उसकी एफिशिएंसी बढ़ गई है पहले से, बिकॉज प्राइवेट प्लेयर्स भी आ गए मार्केट में, और उनको पता है कि वो बहुत गंदी सर्विस देंगे तो प्राइवेट उनका सारा बिजनेस खींच के ले जाएंगे। तो जब प्रतिस्पर्धा, जब कंपटीशन बढ़ती है मार्केट में, तो सर्विसेज इंप्रूव होती हैं। ऐसे ही आप ले लीजिए हॉस्पिटल सेक्टर में, तो हॉस्पिटल में भी प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। आपको पता है कि सरकारी कैसे हैं, किस हालत में है,
ऐसे ही हमारे जैसे मंडियाँ आज उसी हालत में हैं। ऐसे ही अगर आप देखें जैसे स्कूल्स में ले लीजिए, एजुकेशन में ले लीजिए, तो एजुकेशन में भी आपके पास सरकारी स्कूल भी हैं और आपके पास प्राइवेट स्कूल भी हैं। आपकी चॉइस है, सरकारी में डालना है सरकारी में डालिए, प्राइवेट में डालना है प्राइवेट में डालिए। ऐसे ही आप देखेंगे कॉलेजेस हैं, कॉलेज भी सरकारी भी हैं प्राइवेट भी हैं। तो जैसे हर चीज़ में जैसे प्राइवेट सेक्टर, हमारे इंडिया की इकॉनमी जो है मिक्स्ड इकॉनमी है, जिसमें कि स्टेट ओन्ड बहुत सारी चीज़ें हैं और प्राइवेट ओन्ड बहुत सारी चीज़ें, दोनों साथ साथ सर्वाइव करती हैं। इसीलिए धीरे धीरे जब कंपटीशन हटता है, हमारी एयरलाइंस पहले एयर इंडिया ही हुआ करती थी या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस हुआ करती थी, वो आज हमारे कितनी सारी प्राइवेट एयरलाइंस हैं। तो इतनी जब प्राइवेट एयरलाइंस आ गई तो उनके प्राइसेस नीचे आ गए, उनकी सर्विसेज बेटर हो गई, उन्होंने बहुत कुछ सर्विसेज देनी शुरू कर दी जो पहले आपको नहीं मिलती थी और बहुत महंगी होती थी फ्लाइट्स। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर है कि यहाँ पे भी जब कंपटीशन आता है तो लोगों को ही फ़ायदा होता है और यहाँ पे फार्मर्स को फ़ायदा होगा, बिकॉज सिर्फ फार्मर्स के लिए बनाया गया है एक्ट। एनीवे, अब हम चलते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें कि फार्मर को प्रोटेक्ट किया गया है। अगर आप क्लॉज 8 देखेंगे, नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड into for the purpose of any transfer including sale, lease, mortgage of the land और premise। मतलब कि किसी भी एग्रीमेंट में किसी भी फार्मर की लैंड के बारे में कुछ नहीं लिखा जाएगा कि हम तुम्हारा ये अगर नहीं बना तो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ तो ज़मीन ले लेंगे, ये ले लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो ज़मीन है उसके बारे में कुछ भी नहीं एग्रीमेंट में लिखा जा सकता। ये क्लियरली लिखा हुआ है, रेजिंग एनी परमानेंट स्ट्रक्चर और मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन ऑन द लैंड और प्रीमाइसेस ऑफ द फार्मर। सो नो फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एंटर्ड इनटू द पर्पस ऑफ रेजिंग एनी परमानेंट स्ट्रक्चर। अगर वो बोले स्पॉन्सर कि हम आपसे इतना के माल ले लेंगे और इतने माल की जगह हम आपके यहाँ पे एक बिल्डिंग बना के दे देंगे, आपको पैसे नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा। एग्रीमेंट में पैसे ही देने पड़ेंगे उसको कुछ चीज़ उसमें बार्टर नहीं कर सकता वो। रेजिंग एनी परमानेंट स्ट्रक्चर, अगर मान लीजिए कि कल स्पॉन्सर बोलता है कि हाँ इस तरह की फार्मिंग है, जैसे मान लीजिए कुछ फार्मिंग होती है जिसमें स्ट्रक्चर लगाने पड़ते हैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मशरूम की फार्मिंग है या बहुत सारी फार्मिंग, उसमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, वो शेड वेड बनानी पड़ती है। तो ऐसा कुछ शेड वेड का स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है तो वो भी एग्रीमेंट का पार्ट नहीं होगा। वो अगर बनाएंगे तो उसका अलग से बातचीत होगी, इस एग्रीमेंट में उसका कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिया जाएगा। अनलेस द स्पॉन्सर एग्रीज टू रिमूव सच स्ट्रक्चर और टू रिस्टोर द लैंड टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन एट हिज कॉस्ट। मतलब कि अगर कोई स्ट्रक्चर वहाँ लगाया जाएगा तो वो स्पॉन्सर के पैसों से लगेगा, एट हिज कॉस्ट, स्पॉन्सर के जेब से जाएगा वो फार्मर की किसी को कोई उसका खर्चा नहीं देना पड़ेगा। ऑन द कंक्लूजन ऑफ द एग्रीमेंट और एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट पीरियड एज द केस में भी। मतलब अगर मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाया जाता है वहाँ पे, तो वो पहली बात तो फार्मर के खर्चे से नहीं लगेगा, स्पॉन्सर के खर्चे से लगेगा। और जब वो जाएगा वहाँ से, अपना एग्रीमेंट खत्म होगा तो सारे स्ट्रक्चर को हटा के जैसे फार्म पहले था वैसे का वैसा बना के जाएगा। वो सारा खर्चा स्पॉन्सर का है, ना कि फार्मर का। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच स्ट्रक्चर इज नॉट रिमूव्ड एज एग्रीड बाय द स्पॉन्सर, द ओनरशिप ऑफ सच स्ट्रक्चर शैल वेस्ट विद द फार्मर आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द एग्रीमेंट और एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट एज द केस में भी। इसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए किसी कारण से वो स्ट्रक्चर नहीं हटाता है स्पॉन्सर, तो उसकी ओनरशिप अब फार्मर की हो जाएगी। अब वो पूरे स्ट्रक्चर को फार्मर ओन करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो स्ट्रक्चर क्योंकि स्पॉन्सर ने बनाया था तो बीच में फार्म के बीच में वो स्ट्रक्चर स्पॉन्सर का, ऐसा नहीं है। तो उसमें लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर कोई स्ट्रक्चर बनाया है स्पॉन्सर ने और वो वहाँ पे एग्रीमेंट खत्म हो गई है, और तो ओनरशिप जो है उस स्ट्रक्चर की वो फार्मर की ही रहेगी, ना कि स्पॉन्सर की रहेगी। मतलब स्पॉन्सर कहीं पर भी बीच में घुस नहीं सकता है कह के कि अब ये स्ट्रक्चर मेरा है तो ये जगह मेरी है। क्लॉज नंबर 9, अ फार्मिंग एग्रीमेंट मे बी लिंक्ड विद इंश्योरेंस और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट अंडर एनी स्कीम of the central government or state government or any financial services provider to ensure risk mitigation and flow of credit to farmer or sponsor or both। इसमें लिखा है कि फार्मिंग एग्रीमेंट में हम कोई इंश्योरेंस का क्लॉज डाल सकते हैं कि हम किसी थर्ड पार्टी से, जैसे हमारी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, LIC कितनी सारी हैं, तो कुछ क्रॉप इंश्योरेंस का क्लॉज इसमें डाला जा सकता है कि अगर कुछ रिस्क है तो वो रिस्क इनका ना रहे, वो इंश्योरेंस कंपनी का रिस्क हो जाए। सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, एन एग्रीगेटर और फार्म सर्विस प्रोवाइडर may become a party to the farming agreement, and in such case the role and services of such aggregator or farm services provider shall be explicitly mentioned in such a farming agreement। इसमें लिखा है कि an aggregator or farm service provider, मतलब हो सकता है कि कोई ऐसी एंटिटी हो, ऐसा कोई कंपनी हो जो कि ना तो वो स्पॉन्सर है ना वो फार्मर है, लेकिन एग्रीगेटर है। मतलब वो 10, 20, 50, 100 फार्म से खरीद कर वो स्पॉन्सर को बेचता है। तो एग्रीगेटर या फार्म सर्विस प्रोवाइडर उस कंपनी को नाम दिया हुआ है। may become a party to the farming agreement. In such a case, the role of and services of such aggregator or farm shall be explicitly mentioned। तो अगर ऐसे कोई थर्ड पार्टी को एग्रीगेटर के बीच में डालेंगे तो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा जाएगा कि उसका रोल क्या होगा, वो क्या करेगा, उसका काम क्या होगा, वो क्लियरली लिखा जाएगा। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एग्रीगेटर मीन्स एनी पर्सन इंक्लूडिंग अ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन who acts as an intermediary between a farmer or a group of farmers
एंड अ स्पॉन्सर एंड प्रोवाइड्स एग्रीगेशन रिलेटेड सर्विसेज टू बोथ फार्मर एंड स्पॉन्सर। मान लीजिए फार्मर डायरेक्टली डील नहीं करता है, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है जो उनकी एसोसिएशन के थ्रू डील करता है, तो वो जो एसोसिएशन है जो कि सारे सब फार्मर को यूनाइट कर रही है, जो कि डील करेगी स्पॉन्सर से, उसका यहाँ पे मेंशन किया कि उसको एग्रीगेटर बोला जाएगा। एंड फार्म सर्विस प्रोवाइडर मीन्स एनी पर्सन हु प्रोवाइड्स फार्म सर्विसेज, मतलब अगर कोई भी पर्सन है, पर्सन का यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है ऊपर। पर्सन एक इंसान भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप कंपनी भी हो सकती है, कोई भी एंटिटी हो सकती है। तो जो भी फार्म सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उसको हम फार्म सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे। एट एनी टाइम आफ्टर एंटरिंग इनटू अ फार्मिंग एग्रीमेंट द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट मे विथ म्यूचुअल कंसेंट ऑल्टर और टर्मिनेट सच एग्रीमेंट फॉर एनी रीजनेबल कॉज। ये लिखा हुआ है कि एट एनी टाइम, मतलब जब भी चाहे, आफ्टर एंट्रिंग इनटू एग्रीमेंट बना दी गई है, द पार्टीज टू सच एग्रीमेंट। पार्टीज कौन कौन है इसमें? एक तो फार्मर है, स्पॉन्सर है, हो सकता है कि एग्रीगेटर हो जो यहाँ लिखा हुआ है ऊपर, और हो सकता है फार्म सर्विस प्रोवाइडर हो। तो ये म्यूचुअल कंसेंट से इस एग्रीमेंट को, म्यूचुअल मतलब आपसी सहमति से, ये इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। 12, तो अ स्टेट गवर्नमेंट में नोटिफाई अ रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी टू प्रोवाइड फॉर इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री फॉर द स्टेट दैट प्रोवाइड्स फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर रजिस्टरिंग ऑफ फार्मिंग एग्रीमेंट्स। मतलब अगर आप स्टेट चाहे तो वो एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बना सकती है जो कि जो जितने भी फार्मिंग एग्रीमेंट बनेंगे उनका वहाँ पर रजिस्ट्री हो उनकी, ताकि सरकार के पास रजिस्टर हो जाए वो एग्रीमेंट, और वो स्टेट के ऊपर छोड़ा गया है। तो कोई भी स्टेट के ऊपर है वो करना चाहे या नहीं करना चाहे, और वो क्या उसके सारे प्रोविजंस रहेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एंड द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब वो किस तरह का अथॉरिटी रहेगी, कौन उसका जो मेन बंदा होगा, उसके नीचे कौन कौन होंगे, उसके पावर्स क्या होंगी, उनके फंक्शन क्या होंगे, वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, इसमें सेंटर बीच में नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे, जो कि है डिस्प्यूट सेटलमेंट। यानी कि अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हो जाती है एक फार्मर एक स्पॉन्सर के बीच में, तो वो कैसे सेटल होगी। सो एवरी फार्मिंग एग्रीमेंट शैल एक्सप्लिसिटली प्रोवाइड फॉर अ कॉन्सिलिएशन प्रोसेस एंड फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्सिलिएशन बोर्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी टू द एग्रीमेंट। तो नॉर्मली क्या होता है कि एक तो होता है कोर्ट वाला प्रोसीजर, एक होता है ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीजर होता है, जैसे हम ADR बोलते हैं। उसमें होता है कंसिलिएशन, मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, 3 चीज़ें आती हैं। तो कंसिलिएशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज बैठ के आपस में सहमति कर लेते हैं कि हमें चलो ये चीज़ मानते हैं या नहीं मानते हैं, कंसिलिएशन उसको बोलते हैं। एक होता है मीडिएशन। मीडिएशन में क्या होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंसिलिएशन ही होता है, बट मीडिएशन में भी एक जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है, और वो थर्ड पार्टी दोनों के बीच में बिचौलिया बन के उनकी आपसी सहमति कराती है। और तीसरा आर्बिट्रेशन होता है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आर्बिट्रेशन में एक आर्बिट्रेटर होता है या ग्रुप ऑफ आर्बिट्रेटर्स हो सकता है, यानी कि जैसे बेंच होता है, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, और वो जैसे कोर्ट होता है उस तरह उसमें पेशी होती है। लेकिन जो कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो करे जाते हैं हज़ारों, कि ये एविडेंस का प्रोसीजर है, ये उसका प्रोसीजर, वो सब वहाँ नहीं फॉलो करे जाते हैं। तो आर्बिट्रेटर होगा वो हमेशा न्यूट्रल पार्टी होगी। कभी भी किसी एक साइड से कुछ भी रिलेशन होता है किसी आर्बिट्रेटर का, तो वो आर्बिट्रेशन रद्द कर दी जाती है अगर पता लग जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दैट एवरी फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड फॉर कॉन्सिलिएशन प्रोसेस। दैट मीन्स उसमें आर्बिट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं, कॉन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, कि उसमें एग्रीमेंट में कॉन्सिलिएशन का एक क्लॉज होगा कि अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो हम कॉन्सिलिएशन के प्रोसेस से हम डिस्प्यूट को सेटल करेंगे। प्रोवाइडेड दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पार्टीज इन सच कॉन्सिलिएशन बोर्ड शैल बी फेयर एंड बैलेंस। तो एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड बनाया जाएगा, उस बोर्ड के पास जाएंगे दोनों पार्टीज। कॉन्सिलिएशन बोर्ड में फ़ायदा ये होता है क्योंकि ये ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, तो बहुत सारा कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं करना पड़ता है, इसमें बहुत सारे प्रोसीजर नहीं फॉलो करने पड़ते। सिंपल से इंसान होते हैं, ज़रूरी भी नहीं है कॉन्सिलिएशन बोर्ड में लोग जजेस ही हों या लॉयर ही हों, वो जनरल पब्लिक भी हो सकती है या कुछ एक्सपीरियंस लोग हो सकते हैं, और वो डिसाइड कर लेते हैं बिना बहुत लीगल पचड़ों में पड़े हुए। तो ये फार्मर के लिए आसान करने के लिए बोला है कि एक कॉन्सिलिएशन बोर्ड बना सकती है सरकार, और वहाँ पे उस बोर्ड के पास वो जा सकते हैं और अपनी कोई डिस्प्यूट है वो रिजॉल्व करा सकते हैं। कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं करना पड़ेगा, जो कि आपको पता 10 साल लग जाते हैं भारत के अंदर। सो और लिखा हुआ इसका सेकंड पॉइंट, अ डिस्प्यूट अराइजिंग फ्रॉम एनी फार्मिंग एग्रीमेंट शैल बी फर्स्ट रेफर्ड टू द कॉन्सिलिएशन बोर्ड फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट एंड एवरी एंडेवर शैल बी मेड बाय सच बोर्ड टू ब्रिंग अबाउट सेटलमेंट ऑफ सच डिस्प्यूट। मतलब कोई भी डिस्प्यूट होगा वो पहले कंसिलिएशन बोर्ड पे ही जाएगा, और वो कोशिश करेंगे कि मामला दोनों की सहमति से खत्म हो जाए और वो आगे जाए ना। बट where in respect of any dispute or settlement is arrived during the course of conciliation proceeding, a memorandum of settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to such dispute and such settlement shall be binding। तो एक बार दोनों में सहमति हो जाती है तो एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा, और वो एग्रीमेंट दोनों पार्टी साइन कर देती हैं, दोनों पार्टी मान जाती हैं, और उसके बाद तो बाइंडिंग हो जाता है, मतलब उसके आगे अपील नहीं होती है। Where the farming agreement does not provide for conciliation process as required, अगर उसमें कंसिलिएशन का क्लॉज नहीं डाला है आपने, then
अंडर सेक्शन 1 ऑफ, जो ऊपर का लिखा हुआ सेक्शन 1 ऑफ ऊपर वाला सेक्शन का लिखा हुआ है, और द पार्टीज ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट फेल टू सेटल द डिस्प्यूट अंडर द सेक्शन, या वो कंसिलिएशन प्रोसेस से अपना डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर पाते हैं विद इन 30 डेज, तो टाइम भी दिया होगा, 1 महीने के अंदर अंदर सेटल कर लो, नहीं होता है, देन एनी सच पार्टी में अप्रोच द कंसर्न सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हु शैल बी द सब डिविजनल अथॉरिटी फॉर डिसाइडिंग द डिस्प्यूट्स अंडर फार्मिंग एग्रीमेंट्स। आपको पता होगा जितने भी हमारे फार्मर भाई होते हैं, किसान भाई होते हैं, उनकी जो लैंड होती है, जो उसका लैंड पर रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता है, जब रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं उसका जो पूरा का पूरा जो सरकारी ढांचा होता है, वो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और जो वहाँ पे कलेक्टर वगैरह होता है, पूरा ढांचा होता है, वो कोर्ट के ढांचे से अलग होता है। हमारा जो नॉर्मल सिविल कोर्ट्स होता है उसके ढांचे से बिल्कुल अलग होता है। जो गांव का किसान है उसको लैंड के मामले को लेकर कभी भी सिविल कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, जो कि शहर के लोग को जाना पड़ता है। वो सारा मामला उनका रेवेन्यू का जो बोर्ड होता है, वो मैक्सिमम हाईएस्ट अथॉरिटी होती है स्टेट का रेवेन्यू बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट वगैरह नहीं पहुँचते हैं वो कभी, वहीं पर मामला खत्म हो जाता है। बिकॉज वो पता है लोगों के कि वो जो एक तो जो कलेक्टर वगैरह होते हैं बहुत पास होते हैं उनके, उसी ज़िले में उसी जगह में बैठते हैं। कचहरियाँ, कोर्ट कचहरियाँ बड़े बड़े शहरों में दूर होती हैं। तो एक फार्मर के लिए आसान करने के लिए उन्होंने बोला है कि जो पूरा का पूरा लीगल प्रोसेस होगा, वो जो उनका रेवेन्यू कोर्ट होता है, जिस कोर्ट से वो जो रेवेन्यू का जो पूरा सिस्टम होता है, रेवेन्यू अदालतें होती हैं, रेवेन्यू कलेक्टर होते हैं और सब डिविजन मजिस्ट्रेट होते हैं, जिस ढांचे से एक किसान बहुत वाकिफ़ होता है, उसी ढांचे को इस्तेमाल करते हुए वो जाएंगे, आपको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए उसके लिए आसान करने के लिए ये डाला हुआ है, क्योंकि उससे वो बहुत वाकिफ़ है किसान, वो जानता है अच्छी तरह से, हाँ ये मेरा पटवारी है, ये मेरा कलेक्टर है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, ये मेरा, सब जानते हैं उसके बारे में। तो वही आपको सारे के सारे डिस्प्यूट को देखेंगे। ऑन द रिसीट ऑफ अ डिस्प्यूट अंडर सब डिविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऊपर लिखा हुआ है, द सब डिविजन अथॉरिटी में इफ़ द फार्मिंग एग्रीमेंट डज नॉट प्रोवाइड फॉर कंसिलिएशन प्रोसेस कॉन्स्टिट्यूट कंसिलिएशन बोर्ड, अगर उसमें कंसिलिएशन एग्रीमेंट कंसिलिएशन क्लॉज नहीं था एग्रीमेंट के अंदर, तभी भी वो जो सब डिविजन मजिस्ट्रेट है वो एक कंसिलिएशन बोर्ड बना सकता है और कह सकता है कि आप लोग कंसिलिएशन में जाइए और इसको सेटल कीजिए। इफ द पार्टीज फेल टू सेटल द डिस्प्यूट थ्रू कंसिलिएशन प्रोसेस, डिसाइड द डिस्प्यूट इन अ समरी मैनर विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच डिस्प्यूट, तो वो 30 डेज के अंदर अंदर उसको रिजॉल्व करेंगे। After giving the parties a reasonable opportunity to be heard and pass on order for recovery of the amount under dispute with such penalty and interest as it deems fit, तो अगर उनको लगता है तो सब डिविजन मजिस्ट्रेट को प्रावधान दिया है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर जल्दी से जल्दी वो सेटल करेगा, और कोई पेनल्टी है तो वो जिस पार्टी की पेनल्टी है वो देगा। आगे एक्सप्लेन किया किस किस पार्टी की पेनल्टी किस तरह की हो सकती है। यहाँ लिखा हुआ है, विद द स्पॉन्सर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द फार्मर, सच पेनल्टी में एक्सटेंड टू 1.5 टाइम्स द अमाउंट ड्यू, यानी कि अगर स्पॉन्सर ने कोई पेमेंट नहीं करी है तो उसकी पेनल्टी उस अमाउंट से 1.5 गुना तक लगाई जा सकती है। वे द ऑर्डर्स अगेंस्ट द फार्मर, अगर फार्मर के अगेंस्ट ऑर्डर है, अगर किसान भाई के अगेंस्ट कोई ऑर्डर है फॉर रिकवरी ऑफ द अमाउंट ड्यू, तो टू द स्पॉन्सर, अगर उसने कोई पैसा स्पॉन्सर को नहीं दिया है या देना है, ऑन अकाउंट ऑफ एनी एडवांस पेमेंट, यानी कि कौन सा पैसा कि जो फार्मर ने एडवांस ले लिया था और उसने वो सामान दिया ही नहीं उसको, तो उस केस में वो और कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, या हो सकता है कि फार्मर ने बोला कि मैं यहाँ पे बीज लगाना है, ये फर्टिलाइज़र लगाना है, खाद लगानी है, कुछ लगाना है, तो उसके लिए पैसे मांगे, तो वो पैसे अगर फार्मर ने ले लिए लेकिन कुछ करा ही नहीं काम, तो वो पैसा अगर स्पॉन्सर वापस मांगता है तो एज पर द टर्म्स ऑफ द फार्मिंग एग्रीमेंट सच अमाउंट शैल नॉट एक्सीड द एक्चुअल कॉस्ट पेड, मतलब अगर मान लो स्पॉन्सर ने उसको 1 लाख रुपये दिया है और कहा कि 1 लाख रुपये ले और ये खाद खरीद ले, और खाद खरीद के हमें यहाँ पे जो XYZ जो भी चीज़ है वो दे देना, उसने 1 लाख रुपये ले तो कुछ करा नहीं, तो जब वो स्पॉन्सर उस पर केस ठुकेगा वो 1 लाख रुपये रिकवर करने के, तो 1 लाख से वो ज़्यादा पैसे नहीं वापस मांग सकता। ये नहीं बोल सकता कि 1 लाख पे इंटरेस्ट दीजिए, या मुझे तो इतने करोड़ों का नुकसान हो गया, 1 लाख रुपये तो मेरा थोड़ा सा अमाउंट था, नहीं, जितने पैसे उसने दिए हैं वो उतना ही वापस ले सकता है, उससे 1 पैसा ज़्यादा नहीं। वे द फार्मिंग एग्रीमेंट इन डिस्प्यूट इज इन कॉन्ट्रवेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एनी डिफॉल्ट बाय द फार्मर इज ड्यू टू फोर्स मेजर, देन नो ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट शैल बी पास्ड अगेंस्ट द फार्मर। इसमें लिखा है कि अगर वे द फार्मिंग एग्रीमेंट इन डिस्प्यूट इज इन कॉन्ट्रवेशन टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, अगर मान लो कि फार्मिंग एग्रीमेंट है, वो उसमें ऐसे कोई क्लॉज वॉज डाला हुआ है जो कि इस एक्ट से मेल नहीं खाता, मतलब इस एक्ट से बाहर है, मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बनाया गया, और डिफॉल्ट बाय द फार्मर ड्यू टू फोर्स मेजर, मतलब अगर मान लो फार्मर सामान नहीं दे पाया है ड्यू टू फोर्स मेजर होता है कि बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, कुछ आग लग गई, कुछ मतलब जो उसके कंट्रोल में नहीं था, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तो देन नो ऑर्डर फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट शैल बी पास अगेंस्ट द फार्मर। उस केस में कोई भी ऑर्डर नहीं दिया जाएगा फार्मर के, हमारे किसान भाई के खिलाफ कोई ऑर्डर ऐसा नहीं दिया जाएगा कि उसको कुछ पैसे देने पड़े।
अब नेक्स्ट पे आते हैं। एवरी ऑर्डर पास बाय सब डिविजनल अथॉरिटी अंडर दिस सेक्शन शैल हैव सेम फोर्स एज अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट। मतलब कि अगर कोई सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल अथॉरिटी अगर कुछ ऑर्डर पास करती है, वो इतना ही उसके पास पावर होगा जैसे एक सिविल कोर्ट की डिक्री होती है। डिक्री होती है जो कि जजमेंट के बाद जो राइट्स डिसाइड करे जाते हैं उसको डिक्री बोलते हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट होता है जो कि कोई सिविल कोर्ट देता है किसी भी केस में, तो वो उसका सेम पावर होगा एंड बी एनफोर्सेबल इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ अ डिक्री अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो वो सेम पावर है उसको एग्जीक्यूट कराने का, कुछ कराने का सेम उस पर पावर होगा उसको करने के लिए जो कि एक सिविल कोर्ट की डिक्री में होता है। अनलेस एन अपील इज प्रेफर्ड अंडर सबसेक्शन 4। अब बात करते हैं अपील की। अगर मान लीजिए कोई उन्होंने जजमेंट दे दी अपनी, लेकिन किसी को एक पार्टी को पसंद नहीं आया, तो अपील के बारे में क्या लिखा है? एनी पार्टी एग्रीड बाय द order of the sub-divisional authority may prefer an appeal to the appellate authority, which shall be presided over by the collector or additional collector nominated by the collector within 30 days। तो मतलब हम कह रहे हैं कि अगर सब डिविजनल अथॉरिटी के से अगर अपील करनी है, उसकी जजमेंट से आप खुश नहीं है, तो आप एक किसी भी अथॉरिटी के पास जा सकते हैं विच इज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर। मतलब कि जो कोई अथॉरिटी है वो कलेक्टर ने, या जो भी डिपेंड करता है वो जिला है या सब जिला है, तो वहाँ पे कलेक्टर होता है, एडिशनल कलेक्टर होता है, तो उन्होंने जो नॉमिनेट करा होगा अथॉरिटी को, उसके पास वो अपील जाएगी और वो विदिन 30 डेज उसका रिजल्ट देंगे। द अपीलेट अथॉरिटी शैल डिस्पोज द अपील विदिन 30 डेज। ये भी मैक्सिमम 30 दिन में देंगे। अगर ये लोग, मान लीजिए किसान भाई को मेरे सिविल कोर्ट जाना पड़ता है, आपको पता सिविल कोर्ट में 10 साल लग जाते हैं, तो यहाँ पे तो उन्होंने जल्दी जल्दी दिया हुआ है कि जल्दी से उसका मामला खत्म हो ताकि उसको परेशानी ना हो, वो अपने काम करे, खेत में जाके वो कोर्ट कचहरी के चक्कर ना काटे। एवरी ऑर्डर पास बाय द अपीलेट अथॉरिटी अंडर दिस एक्ट शैल हैव द सेम फोर्स एज अ डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट। उसमें सेम चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई अपीलेट अथॉरिटी है वो भी कोई ऑर्डर पास करती है तो उसका उतना ही पावर होगा। तो उसका भी जैसे पावर एक सिविल डिक्री की तरह था, तो उसका ऑब्वियसली अपील करोगे उसका पावर भी उतना ही होगा। द अमाउंट पेएबल अंडर एनी ऑर्डर पास विद द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और द अपीलेट अथॉरिटी एज ए केस में बी रिकवर्ड एज अरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। मतलब कि अगर आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा सब डिविजनल अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी को, तो उससे कैश में नहीं लेंगे, वो उसके लैंड रेवेन्यू में ऐड कर दिया जाएगा और उसमें से अलग से पैसे नहीं मांगे जाएंगे। देन द सब डिविजनल अथॉरिटी और द अपीलेट अथॉरिटी शैल, while deciding disputes under this section, have all the powers of a civil court for the purpose of taking evidence on oath, enforcing the attendance of witnesses, etc. etc. तो मतलब कि जैसे कि कोर्ट में होता है कि वहाँ पे वो विटनेस को बुला सकता है, समन कर सकता है विटनेस को, अगर कोई विटनेस नहीं आता है या कोई किसी ने, तो उसको मतलब वारंट वगैरह निकला सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और कोई कंपेयरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि किसी डॉक्यूमेंट को समन कर सकता है, एनी मटेरियल ऑब्जेक्ट एंड फॉर सच पर्पस, जो भी एक नॉर्मल कोर्ट का प्रोसीजर होता है, सारे पावर उसको दिए जाएंगे। आगे चलते हैं। द मैनर एंड प्रोसीजर फॉर फाइलिंग अ पिटिशन और एन एप्लीकेशन अंडर द सब डिविजनल अथॉरिटी एंड एन अपील बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब किस तरह से आप जाएंगे सब डिविजनल अथॉरिटी के पास, किस तरह से आप अपील करेंगे, ये सारा का सारा प्रिस्क्राइब करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कहाँ प्रिस्क्राइब करेगी? आपको जैसे मैंने बताया था, रूल बना देती है। एक रूल्स की अलग से किताब निकलती है कि इसके रूल क्या होंगे। ये तो एक्ट है, उसके बाद रूल होंगे, तो रूल में लिखा जाता है विच इज़ द प्रोसीजर लॉ। ये सब्सटैंटिव लॉ है, फिर प्रोसीजरल लॉ होती है, तो उसके अंदर दिया जाएगा। फिर नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 40, नो एक्ट फॉर रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट ड्यू इन परसुएंस ऑफ एनी ऑर्डर पास्ड अंडर दिस सेक्शन शैल बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द एग्रीकल्चर लैंड ऑफ द फार्मर। मतलब कुछ भी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं आप कर सकते कि उसका एक लैंड के ऊपर ही भी आपने केस कर दिया। आप सिर्फ उसके प्रोड्यूस के ऊपर पैसे मांग सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसने मेरे इतने लाख रुपए देने थे और इतने लाख उसने देने, मैं इसका लैंड ले रहा हूँ। तो किसी भी हालत में आप उसके लैंड के ऊपर इन एक्ट के अंडर आप कुछ भी एक्शन नहीं ले सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी फार्मर का लैंड दिखा जाओगे, दैट यू कैन नॉट डू। द सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रॉम टाइम टू टाइम गिव सच डायरेक्शंस एज इट मे कंसिडर नेसेसरी टू द स्टेट गवर्नमेंट फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये बाकी है, नॉर्मली हर एक एक्ट में लिखे जाते हैं कि अगर कुछ भी हो, टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। ऑल अथॉरिटीज इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, सब डिविजनल अथॉरिटी, अपीलेट अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी डीम्ड टू बी पब्लिक सर्वेंट्स। ये माना गया है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी पब्लिक सर्वेंट्स होंगी, जो कि ऑलरेडी हमको पता है, वो हर एक एक्ट में, ये चीज़ हर एक एक्ट में लिखी होती है, कुछ नई चीज़ नहीं। फिर मैं पढ़ देता हूँ, कुछ लोगों को इनके बारे में कुछ डाउट हो मैं क्लैरिफाई कर दूँगा। इस क्लॉज को लेके कुछ लोगों ने बहुत बवाल मचा है, मैं इसको समझा देता हूँ क्या है। नो सूट, परसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट गवर्नमेंट, द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, द सब डिविजनल अथॉरिटी, द अपीलेट अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ। आप इस गुड फेथ पे ध्यान दीजिए। डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी रूल मेड देयर आफ्टर देयर अंडर।
ये क्लॉज हर एक एक्ट में आपको मिलेगा, बिकॉज कोई भी गवर्नमेंट ऑर्डर पास करती है, कोई भी अथॉरिटी सरकार के ऑर्डर पास करती है, तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट जब तक वो ऑर्डर गुड फेथ में लिया गया है, मतलब कि उसमें कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है, किसी को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है और इंटेंशन सिर्फ अच्छा करने के लिए है, तो उस पर आप उसको सू नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार ने डिसीजन लिया कि हम यहाँ से एक मेन रोड निकालेंगे, तो मेन रोड निकालने के लिए किसने निकाल रहे हैं? पब्लिक के गुड के लिए। माना जाता है कि उससे पब्लिक का गुड ही होगा, और वहाँ से जब रोड निकलेगी तो ऑब्वियसली कुछ लोग हैं जिनका कि वहाँ पे लैंड एक्वायर किया जाएगा, लैंड लिया जाएगा, उनको कॉम्पनसेशन दी जाएगी और वहाँ से रोड बनेगी। तो क्योंकि एक्ट गुड फेथ में करा गया था, तो इसके लिए वो जो लैंड ओनर है वो सू नहीं कर सकता सरकार को कि हमारी लैंड ले ली, ये ले ली, वो ले ली। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है कि दिस एनी एक्ट डन एंड दिस इज अ क्लॉज गिवन इन एवरी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकंड के लिए, जरा होल्ड कीजिए। लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर हूँ, यहाँ पे मैं आपके सामने कोई भी एक्ट खोल देता हूँ। ये 2010 का मैंने ईयर चूज़ करा है, तब ये वाली सरकार नहीं थी, आपको पता है दूसरी सरकार थी। तो द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट, इसको खोल के देखते हैं। जब इस एक्ट को हम खोलते हैं, डाउनलोड द एक्ट, ये मैंने एक्ट खोला, आई डू इट राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैंने भी पहले इसको एक्ट को कभी जिंदगी में कभी पहले खोला नहीं है, आपके सामने खोल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कि क्या इन्होंने कहीं पर भी ये डाला हुआ है कि अगर कुछ एनी एक्ट इज डन इन गुड फेथ तो उसका क्या करेंगे वो। सो इफ यू गो डाउन, यू डोंट इवन हैव टू गो वेरी फार। दिस एक्ट इज कॉल्ड द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010, ऑब्वियसली पास्ड अंडर द प्रीवियस गवर्नमेंट। इफ़ यू कम डाउन हेयर, यहाँ पे आप देखेंगे, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शंस टेकन इन गुड फेथ, clause number 30. So if I just go to clause number 30, no suit, prosecution or any legal proceedings shall lie against the authority or any member of or any officer or other employees of the authority for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this act or of any rule of or regulation made thereunder. So ये जो प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, ये हर एक एक्ट का पार्ट होता है। आप और भी कोई एक्ट खोल के देख लीजिए। एक सेकंड आपके लिए मैं और एक कोई एक्ट खोल के दिखा देता हूँ आपको, होल्ड कीजिए। लेट्स जस्ट गो बैक एंड सी एनी अदर एक्ट। द FCR है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसको खोल के देख लेते हैं। तो इस एक्ट को जब हम खोलेंगे तो इसमें भी देखेंगे, लेट्स जस्ट जूम इन, तो इसमें ज़रा थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो ये मैं इसके सेक्शन 45 पे जाऊंगा अगर, तो आप देखेंगे 41, 42, 43, 45। No suit or legal proceeding shall lie against the central government or the authority referred in this section 44 and any of its officers in respect of any loss or damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of provision of this act or any rule or order made thereunder. So ये देखेंगे यहाँ पर भी ये सेम लैंग्वेज यूज़ करी गई है। और ये एक्ट कौन सा है? ये एक्ट है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010। सो ये जो क्लॉज होता है ये हर एक एक्ट का पार्ट होता है। मैंने देखा था कुछ वीडियोज़ निकले हुए थे जिसमें कह रहे थे कि सरकार ने ऐसा कैसे डाल दिया और वगैरह वगैरह। ये सिर्फ देयर वाज नो रियल ट्रुथ बिहाइंड इट। ये एक्ट डाल के लोग सरकार ने कुछ बहुत ही बड़ी चीज़ कर दी। ये हर एक एक्ट का एक पार्ट होता है, जस्ट सो दैट द गवर्नमेंट कैन डू इट्स वर्क। एंड वो सारे टाइम ऐसा ना हो कि सरकार लीगल में फंसी रह के काम ही ना कर पाए। Then no civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any dispute which a subdivision authority or appellate authority is empowered। तो आप देखेंगे कि जो किसान भाई होते हैं उनका जो लैंड रेवेन्यू होता है, जैसे मैंने बताया कि वो भी सिविल कोर्ट में नहीं जाते हैं कभी भी, उनका सारा काम सिविल कोर्ट के बाहर ही होता है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ सिविल कोर्ट में जाती है, आपको पता है जो सिविल जजेस होते हैं वो स्पेशलाइज्ड जजेस नहीं होते हैं। सिविल कोर्ट में जब जाएंगे तो एक जज बहुत तरह के मैटर देखता है, लेकिन आप किसी स्पेशलाइज कोर्ट में जाएंगे तो एक ही तरह के केसेस आते हैं, तो वो जज भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं और वहाँ के वकील भी एक्सपर्ट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई मामला है तो वो सारा का सारा आपको पता है कि NGT में जाएगा या वो सिविल कोर्ट में नहीं जाता है। जैसे अगर कोई
कंपनी लॉ का मामला है तो कंपनी लॉ बोर्ड पे जाता है वो। जैसे ऐसे अलग अलग हमारे अगर टैक्स का मामला है तो टैक्सेशन कोर्ट में जाएगा एक्सेट्रा। तो जब ये स्पेशल कोर्ट्स होते हैं तो सिविल कोर्ट वो से जुरिसडिक्शन हटा ली जाती है उनकी, ताकि सिविल कोर्ट में वो पहुँचेंगे तो आपको पता बहुत टाइम लगता है, किसान लोग ही परेशान होंगे और कोई परेशान नहीं होगा, इसीलिए ये क्लॉज हटाया गया। लेकिन मैंने सुना था सरकार जब कुछ एक आध दिन पहले अनाउंसमेंट करी थी, किसानों की मांग थी कि उनको सिविल कोर्ट चाहिए, मतलब अपना नुकसान वो कराना चाहते हैं, उनको समझ है नहीं। तो उस केस में सरकार ने कहा था कि अगर आपको सिविल कोर्ट जाना चाहते हो तो हम जाने देंगे, हमें क्या प्रॉब्लम है। क्लॉज नंबर 20 में द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट therewith contained in any state law for the timing and force or in any instrument having effect by virtue of any such law other than this act. So इसमें लिखा है कि अगर इस सब्जेक्ट के ऊपर, इस मामले के ऊपर कोई और दूसरा एक्ट है तो वो उसका फोर्स ना हो कि अब इस एक्ट का फोर्स होगा, पुराने जितने भी एक्ट्स है उसको सुपरसीड करती है, बेसिकली ये लिखा है इसके अंदर। देन प्रोवाइडेड दैट अ फार्मिंग एग्रीमेंट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अंडर एनी स्टेट लॉ the timing and force or any rules made thereunder before the date of the coming into force shall continue। अगर कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट इस एग्रीमेंट से पहले का बना हुआ है तो वो तो जारी रहेगा, वो रद्द नहीं हो जाएगा। लेकिन इसके इफेक्ट में आने के डेट के बाद यानी कि 5 जून के बाद अगर कोई एग्रीमेंट बनेगा तो वो इसी लॉ के तहत बनेगा और किसी दूसरे तरीके से नहीं बनेगा। नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल बी एप्लीकेबल टू द स्टॉक एक्सचेंज एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। मतलब कि ये सिर्फ एक्ट सिर्फ फार्म प्रोड्यूस पे लागू होगा और कोई चीज़ उसमें लागू नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग से एक एक्ट है, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट है, तो उसमें कुछ रहेगा तो वहाँ पे वहाँ रेगुलेट होगा, सिर्फ फार्म एग्रीमेंट यहाँ पे रेगुलेट होंगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दिस ऑफिशियल गजट में मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। और मैंने बताया था कि वो रूल बनाते हैं, रूल इसलिए बनाते हैं ताकि काम आसान हो जाता है, वो सिर्फ एक गजट में नोटिफाई करते हैं, रूल चेंज हो जाते हैं, बार बार एक्ट को अमेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती, पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमेशा एक एक्ट होता है, एक्ट के साथ रूल होते हैं मोस्ट, हम हर केस में नहीं, मोस्ट केसेस में। इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। मतलब उस रूल में क्या क्या हो सकता है ये लिखा हुआ है। एनी पर्पसेस फॉर विच द सब डिवीजन अथॉरिटी और एपेलेट अथॉरिटी शैल हैव द पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट। मतलब कि अगर उसमें जो रूल में लिखा जाएगा वो उस पर्पज़ के लिए लिखा जाएगा, जैसे कि जो सब डिवीजन अथॉरिटी जिसके ऊपर बात करी थी उसको सिविल कोर्ट के पावर वगैरह दिए जाएंगे। द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ फाइलिंग द पिटिशन और एप्लीकेशन बिफोर द सब डिवीजन अथॉरिटी, किस तरह से उसके सामने पिटिशन फाइल करी जाएगी या कोई एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी। एंड अपील बिफोर द एपेलेट अथॉरिटी, एंड एपेलेट अथॉरिटी के सामने किस तरह से कोई एप्लीकेशन या पिटिशन फाइल करी जाएगी, मतलब उसका क्या प्रोसीजर रहेगा। एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज़ टू बी मेड बाय रूल्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और इसके अलावा इस मामले को लेकर और भी कोई अगर मान लो कुछ रूल निकालना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, इसी एक्ट के दायरे के में रह के तो वो निकाल सकती है। एवरी रूल मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विच इज़ इन सेशन फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 30 days। मतलब कि बताएंगे रूल भी जब बनाएंगे तो वो पार्लियामेंट में रखेंगे, एंड विच मे बी कंप्राइज्ड इन वन सेशन और इन 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive session of session both houses agree in making any modification the rule or both houses agree that the rule should not be made, the rule shall be thereafter have effect only in such modification form or as to be of no effect। मतलब कि अगर रूल्स पे भी उसमें लिखा है कि पार्लियामेंट में रखेंगे, दोनों हाउसेज मानेंगे उसको, तभी रूल्स अफेक्ट में आएंगे, नहीं तो रूल अफेक्ट में नहीं आएंगे। द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। और जो जो चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया है इस एक्ट के अंदर, वो उसके लिए नोटिफिकेशन स्टेट गवर्नमेंट निकालेगी इन ऑफिशियल गजट के अंदर। इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर्स सच रूल्स में प्रोवाइड फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग। वो क्या क्या रूल्स है जो स्टेट बनाएगी। द मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट, जो पहले भी लिखा हुआ था, द मोड एंड मैनर ऑफ पेमेंट टू द फार्मर अंडर सबसेक्शन 4, मतलब कि किस तरह से फार्मर को पेमेंट दी जाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉम्पोजिशन, पावर एंड फंक्शन ऑफ द रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ये भी ऊपर लिखा गया था, उसको रिपीट करा गया है कि वो जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है जो कि एग्रीमेंट को रजिस्टर करेगी, उसको कैसे बनी, कौन कौन लोग होंगे, कितने लोग होंगे, कैसे लोग होंगे, उनके क्या क्या पावर होगी, और रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा। एनी अदर मैटर विच इज़ टू बी और मे बी प्रिस्क्राइब्ड और इन रेस्पेक्ट ऑफ विच प्रोविजन इज टू बी मेड बाय रूल्स। और उसके अलावा कुछ ऐसा चीज़ जो कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है तो उसके लिए भी रूल बना सकती है। एवरी रूल मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सुन एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़
कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेज वगैरह। तो उसमें लिखा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कोई भी रूल पास करेगी तो वो अपने जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, या किसी स्टेट में 2 हाउसेज होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वो उनसे पास कराएगी। इफ़ एनी डिफिकल्टी अराइजेज इन गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजेट मेक सच प्रोविजंस नॉट इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एज मे अपीयर टू इट टू बी नेसेसरी। अगर उसमें कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि नोटिफाई करनी पड़ेंगी, ताकि ये जो एक्ट है इस एक्ट से हटके नहीं, इसी एक्ट के दायरे के अंदर रह के, ताकि इस एक्ट को लागू करने में और आसानी हो जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी चीज़ वो एक ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन डाल सकती है। एवरी ऑर्डर मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज़ मेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब कि अगर कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा तो वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में, मतलब लोकसभा राज्यसभा में पास होकर ही दिया जाएगा। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स, तो ये है जो ऑर्डिनेंस पास करा गया था इससे पहले, तो उस ऑर्डिनेंस को रिपील कर लिया गया, बिकॉज ऑब्वियसली ऑर्डिनेंस तब निकाला जाता है जबकि एक्ट आना होता है, या एक्ट निकालने के लिए 6 महीने होते हैं, तो एक्ट निकाल दिया तो ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया है। नॉट स्टैंडिंग सच रिपील एनी थिंग डन और एनी एक्शन टेकन अंडर द फार्मर्स एम्पावरमेंट, तो इसमें दिया है कि अगर रिपील तो कर लिया है वो जो ऑर्डिनेंस था, लेकिन कोई भी काम उस ऑर्डिनेंस के अंडर अगर करा गया है, कोई भी एग्रीमेंट बनाई गई है, तो वो इफेक्ट में ही रहेगी। वो ऐसे नहीं कि वो एग्रीमेंट भी सारी रिपील हो जाएंगी या इनफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये लिखा हुआ है साइंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सारी की सारी लैंग्वेज जो है पहले एक्ट की खत्म हो जाती है। दिस इज द फर्स्ट एक्ट दैट वी आर डिस्कसिंग। सो गाइज प्लीज़ कम बैक टू वॉच द अदर 2 acts ऑल्सो। और आपका दिन शुभ हो। हैव अ गुड वीक। बाय बाय।